बजट की विशेष कवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। अमिताभ बोल रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। अमिताभ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया अनुराग जी। अब देखिए, आज सब कुछ चारों तरफ फील गुड का माहौल लग रहा है, क्योंकि कई लोगों ने पहले 20 साल पहले ड्रीम बजट का नाम दिया, कुछ बजट ने रिफॉर्मिस्ट बजट का नाम दिया, लेकिन एक ऐसा बजट है जिसमें कहा जा रहा है कि एक एक्सेप्शनली बैलेंस्ड बजट है। क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, तो फिर अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, उसकी नींव रखने वाला है। मैं तो ये कहूंगा अमिताभ जी, ये गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिला मजदूर का और मध्यम वर्ग का ये बजट है। सभी वर्गों के लिए खुशियों वाला बजट है, और ये तो समावेशी भी है, पारदर्शी भी है, दूरदर्शी भी है। इसमें अमृत काल का पहला बजट बताया जा रहा है और 2047 में एक विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। लेकिन आज जो देखने में आया है, एक भी विपक्षी दल इसमें नुक्स निकालने से पीछे नहीं हट रहा। सबका ये कहना है, ना बेरोजगारी को डील किया गया है ठीक से, ना महंगाई को डील किया गया ठीक से। क्या कहेंगे अनुराग जी? मैं दो बातें कह दूं। अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखेंगे, उसमें डबल रजिस्ट्रेशन हो गई है। वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से रोजगार के अवसर देश में बढ़े हैं। पहली बात ये। दूसरा, महंगाई पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हम दुनिया भर में देखें, अमेरिका, यूरोप से लेके साथ में लगते पाकिस्तान तक, तो वहाँ जो महंगाई 4-4 गुना बढ़ गई है, भारत में लगातार महंगाई कम आई है। जो आरबीआई से लेके दुनिया भर की संस्थाओं ने माना कि मोदी सरकार की जो शानदार मैनेजमेंट कोविड के समय भी रही, एक और तो 80 करोड़ गरीबों को 3 साल तक मुफ्त में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ाया। ये अपने आप में बहुत समन्वय बना कर रखा, और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और इस बजट में भी दिखाया गया कि किस तरह से, और आप सबको 7% के लगभग हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो विपक्ष के पास कुछ नहीं है आज कुछ कहने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रेलवे का 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बजट बढ़ा है, 2,40,000 करोड़ का बजट हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें 7,30,000 करोड़ का बजट पिछले बार था, इस बार का आउटले 10 लाख करोड़ रुपया है, 33% की वृद्धि है। पीएम आवास योजना, हमने 3.25 करोड़ गरीबों को पक्के मकान अब तक बनाकर दिए। लखपति बनाने का काम 3.25 करोड़ किसानों को किया। अब उसमें 66% की वृद्धि की है। 79,000 करोड़ रुपए हमने बजट पीएम आवास योजना में रखा है। इसी तरह से किसानों के लिए कृषि क्रेडिट योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है अमिताभ जी। उसमें पशुपालक हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो, इनको लाभ मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा मछुआरा हो, दूध उत्पादक वाला हो, उसको कमाई के साधन मिलेगा। तो वहीं पर सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं। सस्टेनेबल, बस एक लास्ट टाइम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहीं से ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होता है। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ भी मोदी सरकार ही देने का काम करती है, क्योंकि भारत को ग्लोबल हब हम ग्रीन हाइड्रोजन का बनाएंगे, उसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी हम लद्दाख से लेकर देश में लाने के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ग्रीन हब हम इसको अपना श्री अन्ना योजना की बात हो तो उसमें भी हम मिलेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, और गोवर्धन को भी 500 सेंटर ऐसे बनाएंगे जहां वेस्ट टू एनर्जी का काम करेंगे। अनुराग जी, आज जब वित्त मंत्री जब अपना बजट पढ़ रही थी, तो उस समय देखा जा रहा था कि जितने भी मंत्री हैं वो जब भी मौका मिल रहा था मेज जरूर थपथपा रहे थे, यानी कि हर किसी के मंत्रालय को उसके मन मुताबिक मिला। आप भी युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा युवा हमारी सबसे बड़ी वरीयता होंगे। वित्त मंत्री कहती है जो 4 मुख्य एम्फेसिस हैं उसमें महिलाओं के साथ साथ युवा भी एक प्रमुख हैं। क्या लगता है इस बार युवा मंत्रालय फिट इंडिया से लेकर हर चीज़ युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बहुत आगे, बहुत करने के लिए बजट में काफ़ी कुछ है? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री निर्मला जी का धन्यवाद करता हूं
किस बजट में भी युवाओं को ऊपर बहुत केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसमें किन को शामिल किया गया? फ्यूचर वर्क्स को। भविष्य में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगे, मशीन लर्निंग होगा, कोडिंग होगा, 3D प्रिंटिंग होगा, इस तरह की स्किल्स देने का काम किया जाएगा। और फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोलने का काम देश भर में किया जाएगा। 3 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलेंगे। 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपन देने का काम करेंगे अगले 3 वर्षों में। इसका मतलब युवाओं को हैंड होल्डिंग करने का काम किया। वहीं पर 157 नर्सिंग कॉलेजेस वहां पर खोलेंगे जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज हमने पिछले 5 वर्षों में खोले हैं। यही नहीं अमिताभ जी, मेरे अपने युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का बजट 11% की वृद्धि करके 3397 करोड़ किया गया है। खेलो इंडिया जैसी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जब आप 10 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे, 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च करेंगे, 79,000 करोड़ रुपया आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च करेंगे और एग्रीकल्चर के लिए या डेयरी के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान करेंगे, तो इन सभी योजनाओं में युवा को ही लाभ मिलने वाला है। प्रशिक्षण से लेकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर युवाओं को ही मिलने वाले हैं। मैं तो कहूंगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब्स की ओर ही लेके जाएगी। अनुराग जी, पिछले 8 सालों में देखा गया है कि खेल मंत्रालय और हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं, और सरकार भी और आपका मंत्रालय भी उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उनको स्टाइपेंड देना हो, उनके ट्रेनिंग का मामला हो, उनके विदेशों में जाकर ट्रेनिंग देने का मामला हो, तो क्या इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी और हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हमारे खिलाड़ी इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे बजट के बाद? देखिए खेलो इंडिया योजना को पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। अगर आप 2014 में देखें तो 860 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर अब 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया, 2400 करोड़ के लगभग हो गया है। तो अपने आप में 3 गुना के लगभग उसको किया गया है खेलों से जुड़ा हुआ। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं है, ना टूर्नामेंट्स की, ना इवेंट्स की, ना कंपटीशन की, ना उनको ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग की। आज खिलाड़ी उस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश है, क्योंकि सुविधाएं भी दी तो मनोबल बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब देश का प्रधानमंत्री देश को ही एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की सोच रखता हो तो कहीं पे कोई कमी नहीं आती है। अनुराग भाई, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहेंगे। मध्य वर्ग बिल्कुल बम बम है, हमारे जो पूर्वांचल की भाषा में कहते हैं। देखिए 7 लाख रुपए तक की आय तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और अन्य स्लैब्स भी आपको विस्तार में आपका चैनल दिखा ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक आप 7.5% आपको रिटर्न उस पर मिलेगी, 2 साल के आपको मिला है। तो वहीं पे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्धजनों के लिए भी 15 लाख से बढ़ाकर उसको 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह से बचत की ऑप्शंस तो दी ही गई हैं। हमारे युवाओं के लिए अगर मैं कहूं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जब मैं बात करता हूं तो उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम में और उपलब्ध होगा, ताकि आप अपने रोजगार स्वरोजगार के अवसर अपने उद्योग को बढ़ाकर कर सकते हैं। स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको और 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। आपको इनकम टैक्स की छूट भी अगले साल तक आपको दे दी गई है। आपको अपना लॉस बुक करने का भी स्टार्टअप्स में ऑप्शन दे दिया गया है। मोदी जी ने लगातार युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम किया, तभी तो हमारे युवाओं ने स्टार्टअप्स को शुरू करके यूनिकॉर्न तक लेकर गए। आज भारत में 107 यूनिकॉर्न है, कई बिलियन डॉलर की उनकी आज वैल्यूएशन है, यानी कि लाखों करोड़ रुपया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया केवल उनकी वैल्यूएशन में ही आज यहां तक आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि 90,000 स्टार्टअप्स आज भारत में है और दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बनकर मात्र 5 वर्षों में खड़ा हुआ। ये मोदी जी की सोच और युवाओं की मेहनत के कारण हुआ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपका बहुत बहुत आभार। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। ये एक ही चीज से रुक सकता है,
अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। पूरी दुनिया के सामने कर्ज की भीख मांग रहा पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया। आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है और पाकिस्तान की सरकार घुटनों के बल है। हैरानी की बात यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसे पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। अगर आईएमएफ की शर्तों के सामने पाकिस्तान और झुका तो वहां गृह युद्ध छिड़ना तय है। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग महंगाई के दलदल में बुरी तरह फंस जाएंगे। महंगाई का ऐसा बम फूटेगा कि लोग त्राहिमाम करने लगेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान के नेताओं को ऐसे कदम उठाने को कहा है जिन्हें वो चाहकर भी नहीं उठा सकते। लेकिन परेशानी यह है कि अगर उन्होंने आईएमएफ की बात नहीं मानी तो मुल्क खत्म हो जाएगा और अगर आईएमएफ की बातें मान ली तो वहां की पब्लिक ही सरकार का अंत कर देगी। आईएमएफ की सुन ली तो वहां की सेना भी सरकार की दुश्मन बन जाएगी और अगर आईएमएफ की नहीं सुनी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ही बिक जाएगा। और पाकिस्तान के नेताओं को इस वक्त देश बचाने से ज्यादा फिक्र अपनी सरकार बचाने की है, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार टैक्स बढ़ाने का जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि महंगाई के बोझ तले वहां की जनता पहले से दबी है। अब अगर वो टैक्स और बढ़ाए तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। पब्लिक का सब्र टूटता है तो अंजाम वही होता है जो श्रीलंका का हुआ था। वहां तो बिना चुनाव कराए ही जनता ने सरकार की छुट्टी कर दी थी। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची आईएमएफ की टीम ने सुझाव दिए हैं कि वहां की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दे और उसने गैस और बिजली के दाम फौरन बढ़ाने को कह दिया है। इसके अलावा जरूरत की हर चीज पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मतलब लोगों की थाली तो पहले ही खाली थी, अब चूल्हा ठंडा पड़ने की नौबत है। यहां तक कि पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट के मुहाने पर है। आईएमएफ का कहना है कि सरकार चलाने के लिए ही नहीं, देश चलाने के लिए भी पाकिस्तान को कमाई करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार कमाएगी नहीं तो कर्ज लौटाने लायक भी नहीं बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आईएमएफ ने यह कह दी कि पाकिस्तान को रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ेगी, जिस पर पाकिस्तान में नया बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ से ज्यादा मजबूत तो पाकिस्तान में कभी कोई सरकार नहीं रही। सेना ही है जो सरकार बनाती है, गिराती है। इसलिए सेना का बजट कम करने का जोखिम शहबाज शरीफ को सबसे भारी पड़ सकता है। यह ऐसा कदम होगा जो अगर पाकिस्तान की सरकार ने उठाया तो सरकार कभी भी गिर जाएगी। पाकिस्तान में तख्ता पलट तक होने की नौबत आ सकती है। अस्पताल और स्कूल बनाने से ज्यादा खर्च पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को पालने पर करता आया है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने पर होने वाला खर्चा भी पाकिस्तान के रक्षा बजट का ही हिस्सा होता है। और अगर उस बजट में सरकार ने कटौती की तो सरकार और सेना में टकराव होना तय हो जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान के लिए कमजोर होते रुपए के कारण हर दिन हालात मुश्किल हो रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन है हर दिन कमजोर हो रहा पाकिस्तानी रुपया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से पाताल में पहुंच रहा है। पहले माना जा रहा था कि 3 हफ्ते तक मुल्क चलाने लायक विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी इस मोहलत को लगातार कम कर रही है। पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए लगभग 270 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि 25 जनवरी तक $1 केवल 230 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा था। इसलिए पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट करना हर दिन महंगा हो रहा है। यही वजह है कि वहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत खड़ी हो रही है। इसीलिए वहां की पब्लिक के लिए सड़क पर उतरना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भी पिछले 1 हफ्ते में 3 गुना तक बढ़ने की खबर है। बिजली की कमी की वजह से काम धंधे ठप हैं। पिछले 15 दिनों में करीब 3 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की खबर है और बेरोजगारी के बीच महंगाई का सुपर डोज जनता के हरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और इसी बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए मानो वहां गृह युद्ध शुरू हो गया हो। यानी वहां भूख और बेरोजगारी से परेशान लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान से हाल के दिनों में आई कई तस्वीरें ये बता रही हैं कि अनाज के लिए लोग सड़कों पर ही लड़ रहे हैं। जबकि कुछ रोज पहले तो कराची से आए एक वीडियो ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। कराची के उस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया था और दावा किया गया था कि 2 लोगों ने अनाज लूटने के लिए एक दुकानदार को गोली मार दी थी। इस घटना में दुकानदार की मौत हो गई थी। इससे पहले भी वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग आटे की एक बोरी के लिए आपस में झगड़ते दिखाई दिए थे। जबकि बलूचिस्तान में तो गेहूं लेने पहुंचे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस ने ही गोलियां बरसा दी थी। तब दावा किया गया था कि इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए थे। और ऐसे ही हालात देखकर पाकिस्तान के लोग अपने लिए वहां की सरकार से मौत की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार महंगाई को काबू में करने की बात करके सिर्फ धोखा दे रही है।
क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई किसी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वहाँ की जनता का हाल यह है कि वो अब अपने लिए पाकिस्तान की सरकार से मौत मांग रही है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ सरकार से गुहार लगा रही है कि भूखे पेट मरने से अच्छा है कि वो खुद ही लोगों को मार दें। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी। पाकिस्तान में आटा पहले ही गायब हो चुका है, गैस भी लोगों के घरों से नदारद है और अब वहाँ पेट्रोल के दामों में भी आग लग गई है। वहाँ एक दिन में ही 1 लीटर पेट्रोल का दाम 35 पाकिस्तानी रुपए बढ़ गया। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें। पेट्रोल के दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के बाद शहबाज शरीफ सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़कों पर खुलेआम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई से त्रस्त जनता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खूब भला बुरा सुनाया, क्योंकि आटे, गैस और पेट्रोल के बाद अब दाल भी उनकी पहुंच से दूर होने वाली है। यानी रोटी के बाद अब पाकिस्तान के लोगों को दाल के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि ARY न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दालों का स्टॉक सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा है और उसने दाल की जो खेप विदेशों से आयात की है वो बंदरगाह पर अटकी हुई है, क्योंकि उसकी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसीलिए दालों के दाम भी पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बताया गया कि वहाँ दालों की कीमतें 60 से 80 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बढ़ गई, जबकि वहाँ के क्वेटा शहर में तो बसों के किराए में 100 से 500 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई। उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में कई लोग अब बंदूक के जोर पर खाने पीने की चीजें लूटने लगे हैं। पाकिस्तान में पहले ही आटा, दाल, बिजली और पेट्रोल समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उनके पास न तो खाने के लिए खाना है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा। ऐसे में पाकिस्तान में अपराधों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इस बीच पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से हैरान करने वाली घटना सामने आई। वहाँ कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर एक पोल्ट्री फार्म पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ 3 ट्रकों में लाए गए 5000 मुर्गे लूट लिए, जिनकी कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। खबर है कि बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। असल में पूरे पाकिस्तान में इन दिनों दूसरी चीजों की तरह चिकन के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो चिकन 560 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। इधर भूख और गरीबी से बेहाल पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान की याद आ रही है। पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान की जनता के ऐसे ढेरों वीडियो इंटरनेट पर डाले जा रहे हैं जिनमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के नेताओं को हिंदुस्तान से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। 1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के लोगों को अब अपना अलग मुल्क होना ही एक भूल लगने लगी है। भारत के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाले पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी ये बेहद शर्मनाक है। कंगाली और भुखमरी के दौर में पाकिस्तान भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करने में लगा है। पीएम मोदी को सराह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो ही लीडर बनेगा, वो ही लीडर बना। तो यहाँ पर क्या हालात रहे? यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को भी अब पाकिस्तानी होने में शर्म आ रही है। वहाँ के लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाते हैं, क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा। पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है। अनाज के भंडार खाली, विदेशी मुद्रा भंडार खाली, पेट्रोल पंपों पर मशीन खाली और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। इसीलिए वहां की पब्लिक को लगने लगा कि उनकी सरकारें केवल पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाती रही। कंगाल हो रहे पाकिस्तान के लोग वहां के नेताओं को कोसने लगे और उन्हें बात बात पर कश्मीर का राग अलापना बंद करने की नसीहत देने लगे। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत के कब्जे वाला कश्मीर काफी आगे बढ़ चुका है। वो जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया। वो आना चाहते हैं आप। पाकिस्तान की छटपटाहट इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान से बेहतर हैं। पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के रुपए से 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है। इसीलिए सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आप मोहल्लों में चले जाए ना, गलियों में, तो यकीन करके जाना लोगों के बच्चे भूखे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। उधर कंगाली पर पाकिस्तान क्रिकेट की भी दुनिया भर में किरकिरी हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में पूरी दुनिया में पहले किसी ने कभी नहीं सुना था। लेकिन जब पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही फैसले से पलट गया और ऑनलाइन कोच की नियुक्ति का फैसला वापस ले लिया। पूरी दुनिया में कभी किसी क्रिकेट टीम में ऑनलाइन कोच की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक ऑनलाइन कोच की नियुक्ति कर दी। पीसीबी मिकी आर्थर को ऑनलाइन हेड कोच रखने पर राजी हो गया। जराये का बताना है मिकी आर्थर अपनी मर्जी की सीरीज या टूर्नामेंट पर टीम के साथ सफर करेंगे। ये ऐसा फैसला था जिस पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खुद पाकिस्तान में इसे बेवकूफी भरा कदम बताया जाने लगा। दुनिया के लगता है सारे स्टूपिड तरीन आइडिया पाकिस्तान से ही बनते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये किसी मजाक से कम नहीं था कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, वो भी किसी स्कूल या कॉलेज के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को, वो भी तब जब कुछ ही महीनों के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है।
इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी पीसीबी को घेरना शुरू कर दिया। क्या प्लान है इनका, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी किसी भी तरह मिकी आर्थर को पाकिस्तानी टीम का कोच बनाना चाहते थे, लेकिन मिकी आर्थर फिलहाल इंग्लिश क्रिकेट क्लब डर्बीशायर के कोच हैं। वहां मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल तक का है, इसीलिए नजम सेठी ने उन्हें ऑनलाइन कोच बनाने का फैसला कर लिया ताकि वो इंग्लिश क्लब और पाकिस्तानी टीम दोनों को कोचिंग दे पाएं। हालांकि हंगामा मचते ही ये फैसला वापस ले लिया गया। इस बीच अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमले के बाद ईरान का गुस्सा अमेरिका पर उतरा। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी कि उसकी सेना का ईरान के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम जंग को न्योता देगा। 3 दिन पहले ईरान के इस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था, जिसके लिए एक साथ 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इनमें एक ड्रोन को ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया था, जबकि बचे हुए 2 ड्रोन को पकड़ने के बाद ईरान की सेना ने नष्ट कर दिया था। हालांकि ईरान के पलटवार से पहले ही ड्रोन ने फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने इशारों में इस हमले के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही ईरान इजराइल के मददगार अमेरिका पर भी भड़क गया। उसने चेतावनी दे दी कि उसकी और इजराइल की लड़ाई से अमेरिका दूर ही रहे तो अच्छा होगा। साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका उसके खिलाफ अपनी सेना के इस्तेमाल के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका मतलब युद्ध होगा, और ईरान भी इसके लिए तैयार है। यानी अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर किसी भी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया तो ईरान जंग छेड़ देगा। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के मुताबिक ईरान के एक अधिकारी ने दावा किया कि उनका देश अमेरिका के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के कंधे से कंधा मिलाकर उसे घेरने में जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की थी। ईरान के करीब की गई इस ड्रिल में दोनों देशों के करीब 8000 सैनिक शामिल हुए थे। इसके साथ ही 140 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने भी ईरान को अपनी ताकत दिखाई थी और यह बता दिया था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का सपना नहीं छोड़ा तो उसे अमेरिका और इजराइल दोनों बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नागालैंड और मेघालय के उम्मीदवारों की लिस्ट पर दरअसल मुहर लगने वाली है, जिसके चलते बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। वाली बात है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री पर वार करके उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई और इसीलिए ईरान बुरी तरह तिलमिला गया है, जिसके बाद उसने अमेरिका को ही सीधे सीधे धमका दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। पूरी दुनिया के सामने कर्ज की भीख मांग रहा पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया। आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है और पाकिस्तान की सरकार घुटनों के बल है। हैरानी की बात यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसे पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। अगर आईएमएफ की शर्तों के सामने पाकिस्तान और झुका तो वहां गृह युद्ध छिड़ना तय है। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग महंगाई के दलदल में बुरी तरह फंस जाएंगे। महंगाई का ऐसा बम फूटेगा कि लोग त्राहिमाम करने लगेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान के नेताओं को ऐसे कदम उठाने को कहा है जिन्हें वो चाहकर भी नहीं उठा सकते। लेकिन परेशानी यह है कि अगर उन्होंने आईएमएफ की बात नहीं मानी तो मुल्क खत्म हो जाएगा और अगर आईएमएफ की बातें मान ली तो वहां की पब्लिक ही सरकार का अंत कर देगी।
आईएमएफ की सुन ली तो वहां की सेना भी सरकार की दुश्मन बन जाएगी, और अगर आईएमएफ की नहीं सुनी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ही बिक जाएगा। और पाकिस्तान के नेताओं को इस वक्त देश बचाने से ज्यादा फिक्र अपनी सरकार बचाने की है, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार टैक्स बढ़ाने का जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि महंगाई के बोझ तले वहां की जनता पहले से दबी है। अब अगर वो टैक्स और बढ़ाए तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। पब्लिक का सब्र टूटता है तो अंजाम वही होता है जो श्रीलंका का हुआ था। वहां तो बिना चुनाव कराए ही जनता ने सरकार की छुट्टी कर दी थी। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची आईएमएफ की टीम ने सुझाव दिए हैं कि वहां की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दे, और उसने गैस और बिजली के दाम फौरन बढ़ाने को कह दिया है। इसके अलावा जरूरत की हर चीज पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मतलब लोगों की थाली तो पहले ही खाली थी, अब चूल्हा ठंडा पड़ने की नौबत है। यहाँ तक कि पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट के मुहाने पर है। आईएमएफ का कहना है कि सरकार चलाने के लिए ही नहीं, देश चलाने के लिए भी पाकिस्तान को कमाई करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार कमाएगी नहीं तो कर्ज लौटाने लायक भी नहीं बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आईएमएफ ने यह कह दी कि पाकिस्तान को रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ेगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM